डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात। अनुपात का आपने पिछला एक्सरसाइज देखा और अब कुछ और सवाल लेकर के हम आपके पास आए हैं। आओ देखा जाए कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उसे हल कैसे किया जाता है। ये प्रश्न है आपके सामने, आओ लगाते हैं। क्या लिखा है आप उसको देखिए, लगाने का तरीका देखिए। लिखा रमेश और सुरेश की आय 5-7 के अनुपात में है और उनका व्यय 1-2 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 रुपये की बचत करता है तो सुरेश की आय क्या है? देखो, इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं, एक वन वेरिएबल, एक टू वेरिएबल। मैं कहूँगा वन वेरिएबल लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो बचत का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहें कि आय में से अगर मैं व्यय घटाऊं तो बचत आती है, एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं आय में से बचत घटा दूं तो क्या बनेगा? तो व्यय आ जाएगा। अब मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। आय में से इनकी हम बचत घटा देंगे और फिर व्यय का अनुपात हमारा दिया है, हमारा उत्तर बन जाएगा। तो रमेश और सुरेश दो भाई हैं, इनकी आय 5 और 7 के अनुपात में है। इनको मैं 5x और इनको 7x मान सकता हूँ। अब ये साहब बचाते हैं, प्रत्येक 15,000 बचाते हैं, ये भी 15,000 बचाते हैं और यह भी 15,000 बचाते हैं। देखो, दोनों लोग 15,000 बचाते हैं। अब बचा दिया तो अब तो खर्चे का अनुपात आना चाहिए और खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 1:2। बस खत्म हो गया कहानी। इतनी सी बात है, तुरंत कैलकुलेशन करो, काम हो जाएगा। और देखा जाए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 10x माइनस 15 दूना 30,000 बराबर 7x माइनस 15,000। अब 7x इधर लाओ तो बचेगा 30x, 3x। और अगर मैं वहां पर 30,000 लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 15,000। 30,000 में से 15,000 घटेगा, 15,000 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। अगर x की वैल्यू 5,000 आ गई तो हमसे पूछा गया सुरेश माने दूसरा वाला बंदा। दूसरा बंदा 7x भैया कमाता था। एक x की वैल्यू 5,000 आ चुकी है, 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35,000। और ये आपका उत्तर बन गया। बहुत बढ़िया तरीका। अगर आपने इसको क्या करते, आय और व्यय का अनुपात निकालते तो 7x माइनस वाई बराबर 15,000 और 5x माइनस x 5x। अगर मैं इसको ऐसे करता, मैं बता दूं आपको, आय का अनुपात हमारा था 5:7 और व्यय का अनुपात हमारा था 1:2। तो हम इसको x मान लेते, इसको y मान लेते, तब भी ये सवाल बनता। देखो कैसे ये बनता, 5x माइनस वाई बराबर 15,000 और यहाँ बनता 7x माइनस 2y और बराबर 15,000। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं उसको, दो चरों का रैखिक समीकरण के माध्यम से हल कर लेते, तब भी उत्तर बन जाता। लेकिन ये थोड़ा बड़ा पड़ता। ये तरीका ठीक है, छोटा है, आराम से आप लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 3 मनुष्यों के एक परिवार में बिल्लियों और कुत्तों का अनुपात है 1:2। अच्छा, यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है तो घर में बिल्लियों की कुल संख्या क्या है? बहुत सही भाई, 3 मनुष्य हैं, ध्यान रखना होगा। हमारे पास 3 लोग हैं, मनुष्य है और कुत्ता है। बिल्ली और कुत्ता, ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। तो बिल्ली कुत्ता का अनुपात तो 1:2 है और मनुष्य तो 3 कन्फर्म है, उसमें कोई बात ही नहीं। इन्होंने कहा पैर कुल संख्या 42 है। हम जानते अगर जहां अनुपात दिया जाए वहां x मान लेना चाहिए। चलो कुल पैर इकट्ठा करें। 3 मनुष्य है तो 6 पैर होगा, एक बिल्ली है तो एक बिल्ली को 4 पैर होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4x होगा, और 2 कुत्ता है। हाँ, और बिल्ली और कुत्ता दोनों बात बराबर है भाई, कुत्ते के पास भी 4 पैर होता तो 4 दूनी 8x होगा और कुल मिलाकर के 42 पैर है। मनुष्य का पैर इतना है, बिल्ली का पैर इतना है, कुत्ते का पैर इतना है और कुल 42 पैर है। चलो जोड़ा जाए, 8 4 12x बराबर 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 3। हमसे पूछा गया बिल्लियों की संख्या बताओ। बिल्लियों की संख्या 1x थी, यानी बिल्लियों की संख्या है 3 और ये हमारा उत्तर आ चुका है। तो बिल्ली 3 है और कुत्ता 6 है और 3 मनुष्य है। इन सब के पैर इकट्ठा करोगे 42 पैर आ जाएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न हमारे पास है, लिखा है P/3 देखो बराबर Q/5 बराबर R/2। ये दिया गया को इस अनुपात का मान बताना है, ये दिया हुआ है पहले। इसका यह मतलब होता है PQR की वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे?
हम अगर कहें यहाँ बराबर के कर देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K। Q बराबर क्या हो जाएगा 5K और R बराबर क्या हो जाएगा 2K। अब P Q R की जगह हम यही वैल्यू रख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। चलो रखा जाए, इस वाले वैल्यू में रखो। यहाँ लिख रहा है P माने 3K प्लस 2Q। एक Q की वैल्यू 5K है तो 2Q की वैल्यू 10K हो जाएगी और प्लस 3R, एक R की वैल्यू 2K है तो 3R की वैल्यू 6K हो जाएगी। तो ये हमारा पहला टर्म हुआ। अब चलो दूसरा टर्म ये है P प्लस Q प्लस R यानी 3K प्लस 5K और प्लस 2K। अब इसको सॉल्व करो। 10 है 16, 16 3 19K और ये हो गया 3 और 5 8 और 2 10K। अगर हम K हटा दें तो क्या हमारा उत्तर 19:10 आ गया और यही हमारा उत्तर। हमने क्या किया, ए बी यानी P Q R की वैल्यू को हमने K में कन्वर्ट करा और K में कन्वर्ट करके वैल्यू रख दिया, सीधे हमारा उत्तर। बस लगाने का तरीका यही है। जब भी आप सवाल सोचें तो इकट्ठा सोच करके चल पड़िए, धड़ाधड़ 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 निपटाते जाइए। आओ देखें, दो मित्र का वेतन 3:4 के अनुपात में है, यानी उनके वेतन का अंतर 3000 रुपया। अब देखो कितना छोटा, तो उनके वेतन का योग बताओ। भाई एक आदमी पा रहा 3x, एक आदमी पा रहा 4x। हम देख रहे हैं इनके अंतर है 1x और ये कह रहे हैं उनका अंतर है 3000। तो भाई x की वैल्यू तो 3000 है ही है। अब कह रहे हैं उनके वेतन का योग बताओ। मैं देख रहा हूँ उनके वेतन का योग 4 3 7x है, 1x बराबर 3000 है तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 गुणा 3000 माने 21000। देख रहे, मतलब यह भी सवाल है। आप ये मत सोच सकते, नहीं सोच सकते कि छोटा है कि बड़ा, ना एग्जाम का है तो सब बेहतर है। इसलिए है कि आखिर ये भी तो सवाल कोई ना कोई बच्चा गलत करके आया होगा। अभ्यास जब कम रहती है ना तो बहुत छोटे छोटे सवाल गलत हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता, आदमी किनारे डूबता है जा करके। आओ देखिए, लिखा है एक व्यक्ति ने अपने बेटों ABC के बीच 4500 रुपये और 18,000 रुपये की दो अलग अलग राशियां वितरित किया। पहली राशि 45,000 रुपये 3-7-5 के अनुपात में बांटा और दूसरी राशि 18,000 को 4-2-3 के अनुपात में बांटा। बताना A और C के बीच में क्या अंतर आया। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, दो जगह लिख देंगे। यहाँ भी लिख देंगे ABC और यहाँ भी लिख देंगे ABC, अलग अलग लिख देंगे। तो पहली रकम हमारे पास है, थोड़ा दूर लिखना चाहिए। देखो A यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया और C यहाँ लिख दिया। और पहली रकम हमारे पास है कितना 45,000, 45,000 रुपया हमारे पास है। इसको बांटना किस में है, 45,000 को 3-7-5 में बांटना, 3:7:5 में बांटना। क्या आप इसे मौखिक बांट सकते हैं? 7 3 10 5 15, 15 3 45 यानी एक वैल्यू कितनी आ गई 15 3 45,000, 3,000 आ गई। तो बताओ 3,000 आ गई 15, देखो 7 3 10 5 15 3 45, 3 3 9,000, 3 7 21,000 और 3 5 15,000। देखो ये पैसा बढ़ चुका, खत्म कहानी। आओ अब दूसरा रकम देखें, 18,000 है। दूसरा रकम 18,000 है, इसको 4-2-3 के अनुपात में बांटा गया। क्या आप 4-2-3 के अनुपात को बांट पाएंगे? 4 2 6 3 9, 9 दूनी 18, 2 आया है तो 2 चौके 8,000, 2 दूना 4,000 और 2 तियां 6,000। पैसा मिल चुका। हमसे पूछा गया है कि बताओ A और C में कितना अंतर है। देखो A साहब यहाँ 9 पर कमाए हैं और यहाँ 8,000 कमाए हैं, तो A साहब कमाए हैं 9 8 17,000, अच्छी बात है। और C के बारे में सोचे तो C यहाँ 15,000 कमाए हैं और यहाँ 6,000 कमाए, 15 और 6 ये पाए हैं 21,000। अब बताओ इन दोनों के बीच में 17,000 21,000 के बीच में क्या अंतर है भाई? 4,000 का अंतर है क्या? ये आपका उत्तर आ गया। सवाल देखो, साइज देखो सवाल का और लगाने का तरीका देखो, कितने आसानी से जो मौखिक तरीका है बांटने का कितना जबरदस्त है, जिससे आपका तुरंत उत्तर बन जा रहा है। एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात ये है, यानी कमाता ये खर्चा ये, ठीक है। यदि परिवार की मासिक बचत इतनी है तो परिवार की मासिक आय बताओ। अच्छा बताओ, अगर ये आय है और ये व्यय है तो ये है 14x और ये है 11x। हम लोग बचत का क्या कॉन्सेप्ट है भाई हमारे पास? बचत माने होता आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो 14 में से 11 घटाओ भाई, कितना होगा 3x। हमारे हिसाब से 3x की बचत करता है और ये साहब कह रहे हैं कि इतना बचत करता है ना? तो हम कह रहे हैं 3x की बचत करता है, आप कह रहे हो 13,500 की बचत करता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4500। हमसे पूछा गया
परिवार की मासिक आय बताओ। मासिक आय तो 14x है मेरे भाई, 1x की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो आप निकाल सकते हो 14 गुणा 4500, गुणा कर दीजिए तो 00, 14 25 70 7, 14 चौके 56 में 7 मिलाओ, 7 6 13 63। कितना आ गया भैया? 63,000 रुपया उसकी इनकम है। कितने आसानी से आपका उत्तर बन रहा है, आप देखिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, 2 मिक्सर और एक टीवी की कीमत 500 रुपए है। अच्छा, जबकि 2 टीवी एक मिक्सर की कीमत 700 रुपए है, एक टीवी की कीमत बताओ। मिक्सर और टीवी, देखो मिक्सर को हम x मान ले रहे हैं और टीवी को हम y मान ले रहे हैं, तो कह रहे हैं 2 मिक्सर है यानी 2x और प्लस y बराबर 500 है। फिर कह रहे हैं जबकि 2 टीवी एक मिक्सर और 2 टीवी की वैल्यू है 700। हमको किसकी बताना? टीवी की कीमत बताना है, यानी y की वैल्यू बतानी। अगर y की वैल्यू बतानी तो x को कैंसिल करना है, तो हमें इसमें 2 का गुणा कर देना चाहिए। 2x हो जाएगा, x हमारा कैंसिल हो जाएगा। आओ देखें, ये हो जाएगा 2x और प्लस 2 दूना 4y बराबर 2 सते 1400, और उसी के नीचे इसको ला के रख देंगे पहले वाले को, 2x प्लस y बराबर 500। अगर मैं इसको घटाता हूँ होगा क्या? ये कट गया, 4y में से एक y गया, 3y बचेगा, यहाँ बचेगा 900। बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई? 300। यानी हमको पूछा गया था टीवी कीमत बताओ, तो टीवी कीमत आ जाएगी 300। अगर टीवी कीमत 300 है तो 200 यानी 100 रुपया आ गया मिक्सर की कीमत। एक मिक्सर कीमत कितना आ गया? 100 रुपए। आओ देखा जाए अगला प्रश्न, ये रहा। देखा, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि विद्यालय में 260 छात्र हैं तो विद्यालय में लड़कियों और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर बता दो। अच्छा बताओ, ये लड़का है और ये लड़की है, कह रहे 5:8 का रेशियो है कि नहीं? तो अंतर हमसे पूछा गया, लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना है भाई? कुल 260 लोग हैं और हम देख रहे हैं अंतर कितना है? 3। 5 और 8 का अंतर कितना है? 3। और बटा क्या होना चाहिए? अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या है? 8 5 13, सीधे 13 लिखो, 13 दूना 26, 20 3 60। लड़के लड़की के बीच में कुल कितना अंतर आया? 60 बच्चों का अंतर आया। देख रहे, अगर हम चाहते तो लड़कों की संख्या अलग निकालते, लड़कियों की संख्या अलग निकालते, फिर घटाते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना काम ठीक नहीं। अगला सवाल देखें, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो उनके बीच धनात्मक अंतर क्या है? अच्छा देखो, दो संख्याओं का अनुपात, एक संख्या 3x होगी, एक संख्या 7x है, उनका योग दे रखा है 180। बताइए, तो हम देख रहे हैं 7 3 10x, 10x बराबर 180 कह रहे हैं, तो 1x की वैल्यू 18 आई। अगर 1x की वैल्यू 18 आई तो बताओ अंतर पूछा जा रहा है, तो 7 और 3 का अंतर 4 आएगा। बताओ 4x की वैल्यू पूछा जा रहा है, बताओ 1x की वैल्यू 18 है तो 4x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 72 हो जानी चाहिए कि नहीं? बताइए, ये रहा आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि क्रमशः ABCD के बीच में 7 11 11 7 4 4 7 11 13 के अनुपात में बांटी गई। यदि C को B से 28 से ज्यादा मिला। देखो भैया, अगर मैं यहाँ पे A B C और D लिखूं और यहाँ 4 यहाँ 7 यहाँ 11 यहाँ 13 लिखूं, तो इनके साथ x तो हमें मानना ही चाहिए तुरंत का तुरंत, ये बहुत जरूरी चीज है। अब हम देख रहे हैं C को B से 28 से ज्यादा मिला, हम देख रहे हैं C को B से 4x ज्यादा मिला, हम कह रहे हैं 4x ज्यादा मिला, वो कह रहे हैं 28 से ज्यादा मिला, तो क्या हम x बराबर 700 कह सकते हैं? हम कह सकते हैं। कह रहा है A के शेयर और D के शेयर के बीच का अंतर बताओ। A का शेयर और D के शेयर का अंतर बताओ, तो 4x और 9x का अंतर, 13x का अंतर क्या है? 9 चाहते हैं, 9x का अंतर आया भैया। तो बताओ 9x की वैल्यू क्या आ गई? 9 गुणा 700 यानी कितना आ जाएगा? 6300 रुपए का अंतर। कितना अंतर आ रहा चाहिए भैया? 6300। कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर। ये है सवाल। देखो कितने आसानी से ऐसे सवाल बनते हैं और लगाए जाते हैं। लिख रहा 3596 रुपए की राशि को ABC के बीच 1/6 1/8 1/9 के अनुपात में बांटा गया। A और C के शेयर के बीच में क्या अंतर है? जैसे आपको सामने आ जाए 1/6 1/8 1/9, सबसे पहला काम इनका हमें लघुत्तम निकालना चाहिए। बताओ 72 होगा। हम क्या करेंगे? 72 से सबको गुणा कर देंगे, लघुत्तम को हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 छंग 72, 8 9 72 और 9 8 72, ये अनुपात आ गया। अब इनके साथ आप x लगा सकते हैं क्योंकि सरल अनुपात आ गया। हमसे कहा जा रहा है A और C के बीच का अंतर बताओ। A और C के बीच का अंतर क्या है भैया?
12 और 8 का अंतर, 4 का अंतर आ गया। आप चाहे तो अब यहाँ x लगाने की जरूरत भी नहीं है। देखो काहे, हम तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। हमारे पास उत्तर है कुल मिला के है 3596, और हमको बताना है ए और सी का अंतर बताना है। ए और सी के बीच में 4 का अंतर है, और बटा जोड़ो 12, 8, 20 और 9, 29। अब ये संख्या 29 से कटेगी, निश्चित कटेगी। 3596 जो है ये कटना ही चाहिए 29 से। एक बार गया, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 69 आया। 29 दूना 58, 2 बार गया। अब यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आया, 6। अब 4 9 36, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11। देखो 124 बार में कट गया। ये 124 बार में कट गया। 124 गुणा 4 करोगे, 4 चौके 16, 5 चौके 48, 49, 496। ये रहा उत्तर। आप जब भी कभी ऐसी संख्या दी जाती है, ध्यान रखिएगा, तो उनके अनुपाती योग से अवश्य विभाजित होता है। यह जरूरी है। ठीक है, भाग देना पड़ा, छोटी संख्या बड़ी संख्या के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कटने वाली ही संख्या दिया जाता है, कोशिश यह रहती है। आओ देखा जाए, 18,400 रुपये को 6 पुरुष 13 महिला 6 लड़कों के बीच इस बार बांटा गया। 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के के शेयर का अनुपात है 5-4-3। अच्छा बताओ, ये मैंने यहाँ लिखा पुरुष, यहाँ लिखा महिला, यहाँ लिखा बच्चा। इनको 1-1 लोगों का अनुपात दिया है 5-4-3। इनको हम x लगा लें। अब हमको बताइए, 6 पुरुष है ना, तो गुणा 6 करना पड़ेगा कि नहीं? ये 13 महिला है तो गुणा 13 करना पड़ेगा, और 6 लड़का है तो गुणा 6 करना पड़ेगा। और इनको जोड़ करके हमको पैसा बताना, तो मुझे बताना था लड़कों को कितना पैसा मिलेगा। एक लड़के को तो 3x मिलेगा, और गुणा करें 5 6 के 30x प्लस 13 चौक के 52x और प्लस 6 3 18x, और बराबर दिया गया 18,400। अब हमें यही काटना है। चलो जोड़ते हैं। 8 और 2 10, 1 2 और 5 7 और 3 10, 100x आया, बराबर आया 18,400। तो बताओ x की वैल्यू 184 आ गई। अगर x की वैल्यू 184 आ गई तो मुझे पूछा गया एक बच्चे को क्या मिलेगा। एक बच्चे को 3x मिलेगा। तो बताओ 3x बराबर क्या हुआ? 3 गुणा 184, गुणा करें 3 चौक के 12, 1 18 54, 1 55। एक बच्चे को मिलना चाहिए 552 रुपया। कहाँ है? ये रहा। एक बच्चे को मिलना चाहिए कितना? 552 रुपया मिलना चाहिए। क्योंकि देखो क्या तरीका है, 1-1 लोगों का दिया था, हमने जिनकी संख्या से गुणा कर दिया, कुल संख्या को हम बांटते चले गए। आओ देखा जाए सवाल। यदि किसी संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। अच्छा, एक संख्या का 45% इसके बराबर, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, तो अनुपात पूछा जा रहा। बताओ भाई, काटो इसको। तो मैं काट सकता हूँ 5 से 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 से काटो 5 दूनी 10। अगर मैं x बटा वाई करता हूँ तो क्या बनेगा? यहाँ तो 2/3 था ही, और ये वहाँ पर 9/10 जाएगा, 9/20 जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 20/9 हो जाएगा। कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा, तो 20 दूना 40 और 9 3 27। बताओ क्या अनुपात आ गया इनके बीच में? 40 और 27 का अनुपात आ गया। देखो इनका 45% और इनका 2/3 बराबर था। मैंने केवल पक्षांतर किया है। x और y का अनुपात आपके सामने है। आओ बढ़िया आगे, अगला सवाल देखो क्या है। लिखा ABC के मासिक वेतन 4 8 11 के अनुपात में है। यदि B का मासिक वेतन C से 3600 रुपये कम है। जरा सोचो, ABC दोनों दिया, तीनों, ये है 7, ये है 8, ये है 11। इनके साथ हम लोग x लगा सकते हैं। अब कह रहा B और C के वेतन में 3600 का अंतर है। हम देख रहे हैं 3x का अंतर है। बताओ, हम कह रहे हैं 3x का अंतर है, वो कह रहे हैं 3600 का अंतर है, तो x बराबर 1200 आ गया। क्या आ गया x की वैल्यू? अब पूछा क्या गया है? A का वार्षिक वेतन बताओ। ये मासिक वेतन है, सोचो अगर एक जो है कमा रहा है 1x बराबर 1200, तो 7x माने क्या होता है? 12 7 8400 पाया। ये 8400 महीने का है मेरे भाई। अब अगर इसमें तुम 12 का गुणा करो तब जाके वार्षिक वेतन आ पाएगा। गुणा करें 0 0 12 चौक 48, 4 8 96 400। ये देखो 100 800 कहाँ है भाई? 100 देखो, फिर से देखो 0 0 12 चौक 48, 4 8 96 400, 1 0 काटो इसका, है ना? ये आपका सी सही जा रहा। देखो इसमें गलती क्या होती है, लड़का 8400 तक निकाल देता, और 8400 कहीं दिया नहीं है। यहाँ देखो पहला वाला दिया, ये भटकाने के लिए दिया जाता कि जो उत्तर आप कैजुअली एकदम निकाल देते हैं, वो उत्तर के आसपास का एक विकल्प दे दिया जाता है, जिससे आप उसका उत्तर बना लीजिए। लेकिन होता नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वार्षिक पूछा गया।
जबकि मासिक दिया हुआ है ना, तो मासिक से वार्षिक जाने के लिए आपको 12 से गुणा करना चाहिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है। देखो अनुपात कैसे बड़ा होता है, 2/5 करो, इसको 1/2 करो, इसको 8/15 करो, इसको 3/5 करो, इतने सारे भिन्न है। सबसे बड़ा पूछा जा रहा, आपको दशमलव में भिन्न व्यक्त करना पड़ेगा, बस एक ही रास्ता है। क्या है 0.4, ये क्या है 0.5, ये क्या है 15 × 5 = 75, 75 × 5 = 80, 15 × 3 = 45, ये क्या है 5 × 6 = 30। सबसे बड़ा यही है भाई, 3:5। क्या बड़ा है सबसे बड़ा, ये देखो 0.4 है, 0.5 है, 0.53 है, ये 0.6 है, सबसे बड़ा पूछा गया था। जब भी कभी अनुपात बड़ा पूछा जाता है तो इसी प्रकार भाग देकर के हम उनकी संख्या निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5वां भाग, दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 11वां भाग बराबर है, तो दूसरे और तीसरे का योग क्या होगा। कह रहे 3 भागों में बांटो। मान लो पहला भाग ए है, तो कह रहे पहले भाग का 5वां भाग, दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 11वां भाग आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो हम लोग के मान लेंगे। तो पहला भाग क्या, ए बराबर क्या हुआ 5 के, बी बराबर 3 के और सी बराबर 11 के आ गया। मुझे बताना था दूसरे और तीसरे भाग का योग क्या है। भाई एक काम करो, इनको जोड़ लो यार, इनको जोड़ करके लिख दो 152। अब हल ही कर लो, 11 3 14, 14 5 19, 19 के हो गया ये, 19 के बराबर 152 और के बराबर क्या होगा 19 8 152, 8 आ गया। हमसे पूछा गया दूसरे और तीसरे का भाग का योग क्या बताओ। दूसरा और तीसरा कितना है 14, 11 और 3 14 के है। बताओ एक के की वैल्यू हो गई है और 14 के की वैल्यू पूछा गया है, तो 14 × 8 करोगे 14 8 112, कितना आ जाएगा 112 है। जी हाँ देख रहे हैं आप, हमने क्या किया के की वैल्यू निकाल लिया और फिर हमसे पूछा गया दूसरे और तीसरे का जोड़ बताओ, तो दूसरा और तीसरे का जोड़ होगा 14 के, एक के की वैल्यू आ गई थी, 14 के की वैल्यू निकाल लिया गया। आओ अगला प्रश्न आपके सामने है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। अच्छा, ए और बी के कुल व्यय 15,750 रुपए है, तो उनकी कुल बचत बताओ कितना है। देखो भैया ये ए है और बी है, मैंने यहाँ लिख दिया। कह रहे हैं ए है इनकी आय 5:7 है, ठीक है। अब व्यय नहीं मालूम, यहाँ बचत होनी चाहिए। 3 बातें दिया, इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5%, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ बी। यानी ये साहब जितना खर्चा करेंगे, देखो ए का व्यय बी की बचत के बराबर। अगर मान लो इन्होंने x रुपया खर्चा किया तो इन्होंने x रुपया बचाया है, ऐसे सोच लो आप, है ना। और ए और बी का कुल व्यय दिया हुआ है। अब जरा बताओ हमको कुल व्यय दिया है, तो अब जरा विचार करो आप 1 मिनट के लिए। 5 रुपया साहब कमाए हैं और व्यय किए हैं x रुपया, तो बचत कितना किए होंगे ये 5 - x, क्लियर। और ये कमाए हैं 7 रुपया और बचाए हैं x रुपया, तो खर्चा किए कितना होंगे 7 - x, ये होंगे कि नहीं। अब इन्होंने कहा कि ए और बी की कुल बचत, कुल व्यय दिया है इतना, और हम कुल व्यय कितना देख रहे हैं, ये दोनों देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर इनको सब जोड़ दे तो उनकी कुल बचत क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मिल जाए तो काम ही हो जाए। बताओ आय का अनुपात दिया है, ए और बी की बचत, अच्छा ए का व्यय बी की बचत के बराबर है, अच्छी बात है। ए और बी का कुल व्यय दिया हुआ, कुल व्यय दिया, तो इन्हीं को जोड़ोगे। जैसे आप इनको जोड़ोगे मेरे भाई, ऐसे गलती हो जाएगी। क्या इनको जोड़ोगे तो x माइनस कर जाएगा। एक लाइन कहीं और लिखा होना चाहिए, है ना, सेविंग्स इन कुछ है, एक लाइन एक बीच में कुछ और होना चाहिए। नहीं तो जैसे आप इनको जोड़ेंगे ना x + 7 - x, जैसे -+ कट जाएगा, 7 आ जाएगा, तो आपका फिर बचत नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर एक शब्द, एक लाइन अधूरा है, तो हम क्यों लाइन को डिस्टर्ब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक शब्द अधूरा, क्योंकि अगर आप x हटाएंगे जैसे ना, तो हो जाएगा गड़बड़ तुरंत। आओ देखें क्या है। कह रहा 5:के समानुपाते है 30:42 के, तो के का मान बताओ। एक बढ़िया नियम है, बताओ के की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 42/30 हो जाएगा। तो 5 × 6 = 30, 6 × 7 = 42, आपका उत्तर आ चुका है। देखो ये भी एक सवाल है, तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती जो होता है उस पर भी तो सवाल बनेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल।
कह रहे एक्स और वाई विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं। अच्छा, और कह रहे उनके जो वर्गों का अनुपात है वो 16 और है। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर बराबर है 16/21। ठीक है, तो 3x प्लस 4y हमें बताना है 3x प्लस 4y अपान 2x माइनस 3y का मान क्या हो सकता है। अब ये नहीं बताया गया मुझको कि विपरीत चिन्ह अगर पूछा गया एक्स एंड वाई आर द टू नंबर्स हैविंग पॉजिटिव अपोजिट साइन, माने अगर ये एक्स होगा तो मतलब एक की वैल्यू पॉजिटिव तो एक वैल्यू नेगेटिव होगा, हमें दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी मजबूरी में। यदि देखो, यदि मैं लिखता हूँ, यदि x बराबर मैं -4 लेता हूँ तो मुझे y बराबर कितना लेना पड़ेगा, 21 नहीं है भाई, 81 है। तो ये हो गया 9, 9×81। और दूसरा कंडीशन x बराबर मैं 4 लेता हूँ तो y बराबर मुझे -9 लेना पड़ेगा। दो सिचुएशन हमारे पास बन रही है, क्योंकि इन्होंने कहा दोनों अपोजिट चिन्ह वाली है। तो अब एक वैल्यू रख करके हम देखेंगे, फिर दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ बताया ही नहीं गया। और चेक करें, हम पहली कंडीशन ले रहे हैं। पहली कंडीशन ये है x की वैल्यू -4, ये कितना होगा 4×3 12 -12 और प्लस यहाँ रखोगे 9, 9 चौके 36 और बटा यहाँ हो जाएगा -4 दूनी 8 -8 और माइनस कितना हो जाएगा 9×3 27। अब उत्तर क्या आया भैया, ये हो जाएगा 24 ऊपर और नीचे हो जाएगा 8 और 7 15 35 -35 -24/35 कहीं है। हाँ भाई आ गया, पहले ही आ गया है, दूसरा रखना ही नहीं पड़ा। क्या हुआ -24/35 आपके पास उत्तर आ गया पहली कंडीशन। अगर मान लो नहीं आती तो फिर मैं दूसरी कंडीशन रख देता, ये अपनी मर्जी के ऊपर है भाई, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया कि पहला वाला दूसरा वाला सिंबल क्या है। अपोजिट माने एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो एक को नेगेटिव लेना, ये है अपोजिट का मतलब। देखो अगला प्रश्न है, एक मजदूर को 8500 रुपये में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिनों तक उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 रुपया का भुगतान किया गया। क्या कीजिए वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा। हमें यह नहीं पता है कि प्रतिदिन वो क्या कमा रहा है, तो कैसे पता करें कितना कमा रहा है। इतना तो जान लो कुछ दिनों का पेमेंट ये होगा ही और कुछ दिनों का पेमेंट ये भी होगा, यानी कोई ऐसी संख्या होगी जिससे ये भी कट रहा है वो भी कट रहा है, तो क्या इसे महत्तम मान लिया जाए। बस यही आपका उत्तर, तो चाहिए HCF बस। तो हम क्या करेंगे, 8500 दिया हुआ है, 8500 को हम 6050 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 4 और यहाँ क्या बच गया भैया 2। अब यहाँ से भाग देंगे 6050 में, 24 दूना 48, 24 यहाँ 72 हो जाएगा, 2 बार जाए तो 24 48 4900 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा 0 5 10 में से 9 घटाएंगे 1 और यहाँ बचेगा 1, 1150 है। इससे भाग देंगे 2450 में, तो ये कहा गया 2 बार गया, 1150 दूनी 2300। अब कितना आया 150, 150 से भाग दो 1150 में, कितनी बार जाएगा 15, तो 50 0 0 काट दे अगर हम तो 15 15 से 15 7 105 है, 7 बार जाएगा 0 15 7 105। अब देखो जरा 100 आया, अब 100 से काटोगे 150 को तो आ जाएगा 50 रुपया। कहाँ है भाई 50 कहीं दिख रहा, 50 आ जाना चाहिए। देखो 150 से काटे तो 0 5 यहाँ 100 आ गया और 100 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 बचेगा और 50 से 50 दूना 100 आ जाएगा, तो वह 50 से कट जाएगा। देखो 5 से भी कट जाएगा 50 से भी कट जाएगा, तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा, ध्यान से देखो कितना दिनों तक अनुपस्थित रहा। देखो 50 जब आ गया आपके पास तो 8500 रुपया को अगर 50 के भाव से भाग दे दे तो यानी कितने दिन के लिए बुक हुआ था, 5 के 5 5 से 170 दिन के लिए उसको नौकरी पर रखा गया, लेकिन उसे केवल इतना भुगतान किया गया 6050 भुगतान करने का यह मतलब हुआ तो कितने दिन आया, 5 के 5 5 दूनी 10 5 121 दिन आया। 170 दिन उसको आना चाहिए था, 121 दिन आया है। कितना दिन नहीं आया है, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 2 गया 49 दिन भाई साहब नहीं आए, 49 दिन नहीं आए। देखो क्या करना पड़ा, पहले तो इनकी मजदूरी एक दिन की निकालनी पड़ी, उसके बाद में ये देखना पड़ा 170 दिन का ठेका हुआ था, 170 दिन में भाई साहब खाली 121 दिन आ पाए हैं। आइए अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग दिया है, तीनों संख्याओं का औसत बता दो। बताओ अगर इनका अनुपात में उनके वर्गों का योग दिया है तो मैं कह सकता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर हमें दिया गया है 2349 रुपया।
तो कितना हुआ ये भैया, 4x² और प्लस 9x² और प्लस 16x² बराबर दिया है 2349। अब कितना हुआ, 16 9 25 4 29x² बराबर है 2349। तो बताओ x² की वैल्यू क्या आ गई, फिर भाग ही देना होगा। 2349 है, इसमें हमें 23 से भाग देना है, 29 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 3 7 21 3 8 24, 8 जाएगा, 8 9 72, 2 8 9 16 और 7 चले जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 9 72 7 8 9 16 7 23। अब देखो कितना है, फिर 29 आया, एक बार 81 बार में कट गया, ये हो गया 81, यानी x की वैल्यू आ गई 9। क्या साहब पूछे, इन संख्याओं का औसत बताओ। अगर x की वैल्यू 9 आई तो ये कितना है, 9 दूनी 18, बोलो ये कितना है, 9 3 27, ये कितना है, 9 चौके 36, और इनका औसत बताना है, बटा 3 करो, पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 2 3 5 2 7 1 8, 81 बटा 3 करोगे, आपका उत्तर आ गया है भाई। ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम इंटरेस्टिंग, जो जो कहा जाए वही वही करते चले जाओ। कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ्तार में करने की कोशिश करो, बात खत्म। लिखा है लगातार 2 वर्षों के बीच मेरी आय 2:5 के अनुपात में है और व्यय 4:7 के अनुपात। अच्छा, इस दूसरे वर्ष मेरी आय 7500 रुपये है और पहले वर्ष में मेरा खर्च 2000 रुपया है, तो दोनों वर्षों में मेरी कुल बचत। लगातार 2 वर्षों में मेरी आय, मतलब लगातार 2 वर्ष माने होता है ये पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है ना? तो इनकी आय जो है 2 और 5 के अनुपात में बढ़ गई समझ लो, और व्यय जो इनका है वो व्यय हो गया 4:7 के अनुपात। यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 75,000 रुपया रही, हम देख रहे हैं ये 5x रही भैया, बताओ 5x की वैल्यू है 75,000 रुपया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 15,000। अगर 15,000 हुई तो देखो मैं यहाँ 75,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक, तो 15 दूनी 30,000, यानी इनकी आय कितनी रही होगी, 30,000। ओके ठीक है, फिर कह रहे और पहले वर्ष मेरा खर्च 2,000 रुपया है, हम देख रहे हैं 4x इनका खर्च है, बताओ ये 4x नहीं 4a मान लो आप, बताओ इनका a मान लो, तो 4a का मतलब हुआ 2,000 रुपया, तो a का मतलब क्या हुआ 500 रुपया। तो भाई साहब इन्होंने 2,000 रुपया खर्चा किया है, और इन्होंने कितना किया होगा, a माने 500 होता है, तो 5 सत्ते इन्होंने साहब 3500 रुपया खर्चा किया होगा, बताओ 3500 रुपया खर्चा किया होगा। अब क्या करें, दोनों वर्षों में मेरी कुल बचत क्या है, बताओ बहुत अच्छा खासा बचत, 30,000 कमाए भाई साहब और खाली 2,000 खर्चा किए है। बताओ 30,000 में से 2,000 खर्चा करोगे तो 28,000 रुपये आप यहाँ बचा लोगे, और प्लस 75,000 में से खाली 3500 घटाना है बस। 75,000 में से 3500 घटाइए तो 0 में से 0 घटाओ 0, और ये हुआ 0, यहाँ हुआ 10 में से 5 घटाओ 5, यहाँ बचेगा 4 में से 3 घटाओ 1, और ये हुआ 7, 71,500 ये हुआ। अब जोड़ लो भाई 0 0, अब 5 लिख दो, फिर 1 और 8 लिख दो 9, और 7 और 2 9 लिख दो, बाप रे बाप 99,000 यार, बहुत कमा लिया। लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा, वो अलग बात है, थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमा लिए। देखो यहाँ इन्होंने कहा 75,000 रुपये मेरी आय हुई है दूसरे वर्ष में, 5 का मतलब 75,000, तो 15 पचे 75,000 है ना, 5 से काटो 15,000, तो 15 दूनी 30,000 हो गया इनकी आय। 30,000 में से 2,000 घटाओगे तो 28,000 ही आएगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ भाई, 28,000 रुपये इनका आ गया। पहले वाले भाई साहब 28,000 रुपया बचाए पहले महीने पहले साल, क्योंकि दोनों वर्षों में बचत चाहिए। इसमें क्या हुआ, 75,000 में से 3500 घटाओ, 75,000 में से 4 5 20 7, ठीक है, 3500 घटाइए तो आपके पास आ जाना चाहिए 5, और यहाँ पे आएगा 4 में से 3 घटाओगे 1, 71,500 सही तो है भाई, ये है 71,500, तो 0 0 5 8 1 9 7 2 9 सही है, 99,500 एकदम सही है। साहब कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दो 99, है ना, ये हो जाएगा 99,000 और 500 में एक 0 काट दो, यानी हमारा उत्तर यही बनेगा 99,500 दोनों की बचत, क्योंकि कमाई बहुत ज़्यादा, खर्चा है ही नहीं कुछ, कुल बच ही जाएगा। इरादा यह था कि 2820 रुपये को ABC में 2 3 4 के अनुपात में बांट दें, लेकिन गलती से ये अनुपात में बांट दिया। इस त्रुटि में A को कितना लाभ हुआ, जरा सोचो। अगर 2820 रुपया था और इरादे के अनुसार 2 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 में बांट पाए होते, तो 5 4 9 3 12, 12 दूनी 24, 8 के देखा जाए
2820 को 12 से काटे, 2820 को अगर हम 12 से काटते हैं तो 12 दूनी 24, 4 42, 12 36, 36 और 4 40, 2 42, 60, 12 25, 235। बताओ, तो 235 आए। अब 235 का 3 से गुणा करो, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, 10, 1, 3 2 6 7, 4 से गुणा करो, 4 पचे 20, 2, 4 तिया 12, 2 14, 1, 7 दूनी 8, 1 9, और 5 से गुणा करो, 5 पचे 25, ठीक, 5 तिया 15, 2 17, 1, 5 दूनी 10, 11। इतना मिलना चाहिए था भाई साहब को। अब इन्होंने क्या किया, गलती से कौन सा अनुपात बना दिया, 1/3, 1/4, 1/5 कर दिया। 3 4 5 का लघुत्तम क्या होना, 60 होना चाहिए भैया। तो 60 से आप गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 से काटोगे 20, और 4 से काटोगे 15, 5 से काटोगे तो 12, 20 12 15 का अनुपात आ गया। अब वही 2820 रुपया इनके बीच 20, 15 और 12 के अनुपात में बांटा जाएगा। जरा जोड़ो, तो 15 12 27 20 47 होता है। क्या 47 यह संख्या कटेगी? और एक बार चेक कर ले, 2820 को आपको 47 से काटना पड़ेगा। 7 बार में जा रहा, 7 बार 6 वाले जाते, 6 7 42, 4 और 6 चौक 24, 4 28, बिल्कुल कट गया 60 बार में। अगर 60 बार में कट गया, 60 दूनी तो 20, 1200। हमको ए के बारे में ही पूछा गया, ए को कितना लाभ हुआ बताओ। ए को मिलता था यहाँ 705 रुपया, अब ए को यहाँ मिल गया 1200 रुपया, लाभ कितना हुआ? 1200 में से आपको 705 घटा देना चाहिए। ये हुआ 5, ये हुआ 9 और यहाँ बचा 495। 495 रुपये प्रॉफिट ए को हो गया। बात समझ में आई भैया? पहले हमने क्या किया, इस संख्या को 2 3 4 के अंदर बांटा जिसमें ए की वैल्यू मिल चुकी है, और फिर इसी संख्या को इस अनुपात में, जो कि हमारा अनुपात आया 20 15 12, उस अनुपात में बांटा तो ए को मिला 1200। अब 705 यहाँ मिलता था, 1200 यहाँ मिल रहा है, दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 495। ये बढ़ते अगले सवाल, ए और बी के आय का अनुपात दिया, उनके बे का अनुपात दिया है। चलो देखा जाए, यह आय है, आय हमारा है 1:2 के अनुपात में, और बे जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 के अनुपात में। बी के बे का 80% ए की आय के बराबर। अच्छा, बी के बे, कोई ए है बी है, तो इनके साथ हम लोग क्या करें, कुछ कुछ कर दें, एक्स एक्स और वाई वाई लिख देते, अच्छा लगेगा। कह रहे हैं बी के बे का 80%, बी का बे 3 वाई है, तो कह रहे हैं 3 वाई का 80% किसके बराबर है? ए की आय के बराबर। ए की आय कितना है? एक्स है, इसी के बराबर। आओ हल करें, तो हम कह सकते हैं 20 का 80, 20 25 100, और कुछ कटेगा तो वाई, एक्स बटा वाई क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई ले जाए तो ये हो जाएगा 4 3 12/5। इसका मतलब हुआ हमको बताना क्या है, ए और बी की बचत का अनुपात बताओ। एक्स की जगह में 12 लिखूंगा, वाई की जगह में 5 लिखूंगा। अगर मैं लिखा तो देखो क्या हो जाएगा, 12 1 12 और 12 दूनी 24। चलो बी की वाई की जगह 5 लिखूंगा तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। जरा बताओ, 12 कमाए हो, 10 खर्चा हुआ है, 2 का बचत हुआ और 24 का कमाए हो 15, 5 4 9। बताओ, इन्होंने 2 बचाया, इन्होंने 9 बचाया, कौन सा अनुपात आ गया? 2:9। हमने क्या किया, एक्स वाई का अनुपात निकाला और सीधे वैल्यू रख दिया। अब ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है, एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात है 35-39। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत 740 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या औसत पूछा गया। बताओ, संख्या है ये, इनकी संख्या को मैं 35x मानता हूँ, इनकी संख्या को 39x मानता हूँ, इनको जोड़ के बटा 2 किया जाए तो इनकी संख्या बताई जा रही है 740। बस लड़कों की संख्या बताना। अगर मैं 2 उधर ले जाऊं तो पहले इसे जोड़ो, 9 5 14 हासिल हुआ 1, 3 3 6 7, 74x बराबर हो गया 740 गुणा 2। तो 74 से 74 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई, इन्होंने पूछा था लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या 35x है, तो 35 गुणा 20 करोगे आप, 35 दूना 70, कितना हुआ भाई? 700। इस तरह से आपने देखा सवाल कितने मजेदार थे, लगाने के लिए बस दहाड़ते शुरू हो जाइए, और एकाग्रता बहुत बढ़िया, एकाग्रता बनाए रखिए, मेहनत करिए। लेंगे अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।